जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पुराना टॉपिक मादा प्रजनन तंत्र था और उस प्रजनन तंत्र से रिलेटेड बातें हमने कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। और उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, स्तन ग्रंथियों पे बात करेंगे। स्तन ग्रंथियां जो होती है ये केवल मादा में क्रियाशील होती है। कहां क्रियाशील होती है? मादा में क्रियाशील होती है। तो एक्टिव फेज किस में रहेगा? मादा में। अर्थात पुरुषों के अंदर ये एक एक्टिव नहीं होती है, पुरुषों में इनका कोई काम नहीं होता है। जबकि मादा के अंतर्गत ये क्या होगी? क्रियाशील हो। क्यों? क्योंकि मादा में जो दुग्ध बन रहा है, जो दुग्ध को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, ये सब किसके द्वारा होगी? स्तन ग्रंथियों के द्वारा होगी। इसलिए पुरुषों में इनएक्टिव, मादा में एक्टिव। इन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रेस्ट कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कहते हैं। समझ गए बात को। अब स्तन ग्रंथियों की बात करें तो यहां पर एक डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो देखो, ये जो स्तन ग्रंथियां होती है इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, ठीक है। अर्थात ब्रेस्ट संख्या में कितने होते हैं? एक जोड़ी, अर्थात दो होते हैं। एक लेफ्ट में होता है तो एक किस में होता है? राइट में होता है। तो दोनों जगह एक एक होते हैं। दूसरी बात, कहां स्थित होते हैं? तो स्थित वक्ष भाग पर होते हैं। गर्दन से जस्ट नीचे वक्ष भाग पर स्थित होते हैं। और वक्ष भाग पर भी कहां होते हैं? पेक्टोरल मसल्स के ऊपर स्थित होते हैं। या ये कह सकते हैं वक्ष भाग के सामने की ओर जो उभरी हुई संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कहते हैं। समझ रहे हो बात को। दूसरी बात, जमाव। इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो इनके अंदर फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो यहां देखोगे आप, ये फैट वाला पूरा जो चित्र है वो फैट है। अब फैट क्या करता है? फुलाता है, मोटा करता है। समझ रहे हो बात? स्किन को फैलाने का काम करता है। तो फैट का काम क्या होता है? उसे फैलाना। या ये कह सकते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट की वजह से स्तन जो होते हैं वो उभरे हुए प्रतीत होते हैं, फूले हुए प्रतीत होते हैं या मोटे प्रतीत होते हैं। इनकी वजह से स्तन जो होते हैं वो आकर्षित लगते हैं, सुंदर प्रतीत होते हैं। किसकी वजह से? फैट की वजह से। अब ये कह सकते हैं ये जो फैट है इसमें कौन सा टिश्यू होगा? एडिपोज टिश्यू, ठीक है बात। तो फैट के अंदर कौन सा है? एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू में क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। समझ गए बात को। इससे टिश्यूज पे एक वीडियो पर बना रखी है, वो भी देख लेना। अब देखो, यहां पर हमने कुछ बातें करेंगे तो एक सीरियलिटी से चलता है। तो हम सबसे पहले एल्वियोली उठाते हैं। किसको उठाते हैं? एल्वियोली। यहां पे देखो, ये जो कोशिका के समान, जो देखो गुच्छे समान संरचना है या बादल समान संरचना है, ये संपूर्ण बादल समान जो संरचना होती है इन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। क्या कहेंगे? एल्वियोली। तो हमने यहां लिखा एल्वियोली क्या होते हैं? कोशिका के गुच्छे होते हैं। इन्हीं गुच्छों के अंदर दुग्ध का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इनके अंदर दुग्ध का जब फॉर्मेशन होता है तो इसको बाहर निकाला जाएगा, तो कोई ना कोई मार्ग चाहिए। तो हम क्या करते हैं? एल्वियोली को किस में खोल देते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स में खोल देते हैं। तो ये एल्वियोली किस में खुल गई? मेमरी ट्यूब्यूल्स में खुल गई। अब ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स जो होती है ये क्या करती है? एम्पुला बनाती है। क्या बनाती है? एम्पुला। तो यहां से यहां लाने के लिए एक नली पाई जाती है और इन नली को हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्पुला। एम्पुला क्या करेगा? दूध को और आगे की तरफ लेके आएगा। अब लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला किस में खुलेगी? लैक्टिफेरस डक्ट के अंतर्गत। कहां खुलेगी? लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये किसको दे देगी? निप्पल को दे देगी, चूचक को दे देगी। चूचक उसे क्या करेगा? बाहर करेगा। अब समझिएगा चूचक क्या होते हैं। तो स्तनों पर एक और उभरा हुआ क्षेत्र पर, ये पूरा उभरा हुआ क्षेत्र फैट की वजह से, और इसके बाहर भी एक और उभरा हुआ क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं? निप्पल कहते हैं। ये जो निप्पल होता है ये पिगमेंटेड होता है, वर्णक युक्त संरचना होती है। अर्थात इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अब ये जो लाल रंग है ना, ये यहां तक फैला होता है। ये तो निप्पल था, इसके बाहर भी लाल रंग क्या होता है? फैला होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। निप्पल, निप्पल के आगे की ओर फिर लाल रंग फैला हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? एरियोला। और स्तन जितने ज्यादा उभरे हुए होंगे एरियोला उतना ही फैला हुआ होगा। समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या लिखा? लैक्टिफेरस डक्ट से दूध बाहर निकलता है। तो ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट किसको देगी? निप्पल को। तो हमने क्या कहा? लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल से बाहर निकलती है। लैक्टिफेरस डक्ट किससे बाहर? निप्पल। अब इस निप्पल के अंतर्गत भी
कई छिद्र पाए जाते हैं, लगभग 20 से 25 छिद्र पाए जाते हैं जिनसे दूध को बाहर निकाला जाता है। अब देखो एक चीज ये समझिएगा कि ये जो स्तन है यहां क्रियाशील है, पुरुषों में अवशेषी अंग के रूप में काम करते हैं। तो देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि शिशु को पौष्टिक आहार जो भोजन पहुंचाया जाता है वो कौन दे रहा है? दुग्ध दे रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये मादा में स्तनों का जो विकास है ये मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, और मादा में स्तनों का जो विकास है वो हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। समझ रहे हो बात को? अब हार्मोन कौन से होंगे? एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन होगा। ये हार्मोन मादा के स्तनों के विकास को रोकने का, प्रेरित करने का सारा काम करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मादा के दुग्ध के अंतर्गत जो स्तनों में जो दुग्ध बन रहा था उसमें वो सभी मटेरियल होते हैं जो अपने पास में बाहर आउटर फूड के अंदर होते हैं। यहाँ लैक्टोज शर्करा पाई जाएगी, कैसीन पाया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है? माता के दुग्ध में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एंटीबॉडी IgA भी प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो बात को? IgA भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और बात करें कि मानव प्रजनन तंत्र की बात करें तो मानव प्रजनन तंत्र में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? माता की होती है। क्यों? क्योंकि माता का मेन काम शुक्राणु को ग्रहण करना, फर्स्ट बात। तो दूसरी बात, शुक्राणु ग्रहण करने के बाद में उसको निषेचित करवाना अंडे के साथ में। अब अंडा निषेचित होगा तो फिर गर्भ को धारित करने की बात आ जाती है। अब जब गर्भ धारित हो जाता है तो उसके बाद में प्रसव प्रक्रिया हो जाती है, और उस प्रसव प्रक्रिया के बाद में शिशु को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में शिशु के लालन पोषण की बात आ जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? माता के ऊपर डिपेंड करता है। समझे बात? तो मानव प्रजनन तंत्र किसके ऊपर डिपेंड है? सबसे ज्यादा मादा के ऊपर डिपेंड है। समझे बात को? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। स्तन ग्रंथियों के बाद में हम बात करेंगे बार्थोलिन ग्रंथि की, और उस बार्थोलिन ग्रंथि से पहले हम कुछ बात करेंगे स्तन ग्रंथियों पे। तो देखो मैंने पहला एक टॉप क्वेश्चन लिखा है, प्रसव के बाद निकला प्रथम दुग्ध क्या कहलाता है? तो प्रसव की क्रिया हो गई और उसके करीब कुछ घंटों के बाद में दुग्ध बाहर निकलता है, और जो प्रथम दुग्ध होता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। या तो कोलेस्ट्रॉम कहेंगे या क्या कहेंगे? खीस कहेंगे। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgA। कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgA होगी। समझे बात को? इसके बाद हमने बात की दुग्ध बनता है, दुग्ध बाहर भी निकलता है, तो इसको बनाता कौन है? तो एल्वियोली में बन रहा था, लेकिन बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दुग्ध बनाने का काम किसका है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। और उसे बाहर निकालने का काम किसका है? ऑक्सीटोसिन का। बाहर निकालने का काम किसका? ऑक्सीटोसिन का। समझे बात को? इसके अलावा हम बात करें बार्थोलिन ग्रंथि की। बार्थोलिन ग्रंथियां क्या होती है? ठीक है, तो देखो बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती है योनि द्वार पर उपस्थित होती है। वेजाइना जो पार्ट होता है या वेजाइना पोर जो होता है वहां पर कौन सी ग्रंथियां प्रेजेंट होंगी? बार्थोलिन। कैसी होती है? सेम के आकार की होती है, राजमा के दाने के समान होती है। समझ रहे हो बात को? उसी शेप की होती है। इसके अलावा दरार रूपी छिद्र पर खुलती है। तो योनि द्वार जो है वो कैसा होता है? प्रगाढ़ के समान या दरार रूपी होता है, तो वहीं पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा योनि द्वार को चिकना बनाती है। योनि द्वार को क्या करती है? चिकना, बिल्कुल स्मूथ बना देती है, और उसी स्मूथनेस की वजह से मैथुन की क्रिया जो होती है वो बहुत ही सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है, रफली नहीं हो पाती है। तो वो किसकी वजह से? बार्थोलिन ग्रंथि की वजह से। इसके अलावा क्षारीय द्रव स्रावित करती है। बार्थोलिन ग्रंथि क्या स्रावित करेगी? क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जिससे योनि की अम्लीयता नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाएंगी? अम्लीयता नष्ट हो जाती है वहां की। समझो बात? इस प्रकार से हम इन ग्रंथियों की बात कर सकते हैं, एसेसरी डक्ट्स की बात कर सकते हैं। समझे बात को? इस प्रकार से हम बार्थोलिन ग्रंथि की बात कर सकते हैं। समझे बात को? तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे अपन।